पाइपर अल्फा एक तेल का प्लेटफॉर्म था जो शुमाली समंदर में तकरीबन 120 मील यानी कि 190 किलोमीटर एबरडीन स्कॉटलैंड के शुमाल मशरक में वाक़या था। इसने 1976 में पैदावार शुरू की, इब्तिदा में सिर्फ तेल की प्लेटफॉर्म के तौर पर, लेकिन बाद में उसे गैस की पैदावार में इजाफे के लिए तब्दील कर दिया गया था। पाइपर अल्फा 6 जुलाई 1988 को तबाह हुआ। तकरीबन 1.7 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो कि $2 अरब के करीब नुकसान बनता है, इंसानों की बनाई हुई सबसे महंगी तबाहियों में से एक है। तबाही के वक्त प्लेटफॉर्म शुमाली समंदर के तेल और गैस की पैदावार का तकरीबन 10% था। यह हादसा जानों के ज़िया और सनद के मुतासर होने के लिहाज से दुनिया के सबसे बदतरीन ऑफशोर तेल की तबाही है। ये बात है 1988 की, जब स्कॉटलैंड के करीब समंदर में दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली रिग ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठी और चंद ही मिनटों में समंदर की नज़र हो गई। पूरे 3 महीने तक जोर लगाने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस हादसे की असल वजह मालूम न पड़ सकी। लेकिन फिर 3 महीनों के बाद जब ऑयल रिग का मलबा समंदर की तह से निकाला गया तो उसमें कागज का एक छोटा सा टुकड़ा बरामद हुआ। उस टुकड़े में जो कुछ लिखा था उसने इस सारे हादसे की हकीकत को खोलकर बयान कर दिया था। नेक्स्ट स्टेशन की इस वीडियो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। नाजरीन, 1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर वीरान समंदर के ठीक इस हिस्से में ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म जिसको पाइपर अल्फा कहा जाता था, उसने ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया था। पाइपर अल्फा एक बहुत ही मजबूत और एडवांस ऑयल प्लेटफॉर्म था जिसमें 185 किलोमीटर फी घंटा की समुद्री तूफान को भी बर्दाश्त करने की सकत मौजूद थी। ये रिग वहाँ मौजूद थी जहाँ से दूर दूर तक कोई शहर आबाद नहीं था, लेकिन पाइपर अल्फा अपने आप में ही एक शहर था, क्योंकि उस वक़्त इसमें यहाँ 226 वर्कर काम करते थे जो कि 24 घंटों में शिफ्टों में काम करते थे। अपने दौर की हाईटेक पाइपर अल्फा दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिग भी थी, जो अपने अच्छे वक्तों में रोज़ाना 3 लाख बैरल से ज़्यादा ऑयल के बैरल्स प्रोड्यूस करती थी। इसकी कामयाबी को देखते हुए 4 सालों बाद यानी 1980 की शुरुआत में ही इसको नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका टोटल वज़न तकरीबन 20,000 टन था, जो कि 100 ट्रेन इंजन के वज़न के बराबर बनता है। और अगर इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये समंदर की सतह से 90 फीट बुलंद थी, जबकि इसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा समंदर के अंदर हुआ करता था। जी हाँ, ये फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी फाउंडेशन 750 फुट समंदर की सतह से उठाई गई थी। पाइपर अल्फा का मेन काम ऑयल की प्रोडक्शन था, जिसको प्रोडक्शन डेक पर किया जाता था। इस डेक पर कई मॉड्यूल्स इंस्टॉल थे। मॉड्यूल ए ऑयल और गैस को पंप करता था, जबकि मॉड्यूल बी और सी ऑयल और गैस को प्रोसेस करता था। और इन सब को पावर देने के लिए और पूरी रिग की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मॉड्यूल डी था, जिसमें हैवी जनरेटर्स लगे हुए थे। ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें पार्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस दरकार होती है, और इसी मेंटेनेंस के लिए 200 से ज़ायद वर्कर काम करते थे, जिनके लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर कंपार्टमेंट बनाए गए थे। वर्कर अपनी ऑफ शिफ्ट में यहाँ पर काम करते थे, जिसके लिए एंटरटेनमेंट, कैफेटेरिया और स्लीपिंग क्वार्टर भी मौजूद थे। 6 जुलाई 1988 का दिन इन मुलाजमीन के लिए भी एक आम सा दिन था। सुबह 7:45 पर इन मुलाजमीन में पंप की मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल रूम से परमिशन मांगी। कंट्रोल रूम के शिफ्ट ऑपरेटर ने पेपर वर्क के बाद उनको इजाज़त दे दी। आपको यहाँ ये भी बताते चलें
کہ کسی بھی آف شور آئل پلیٹ فارم پر سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک روٹین ورک ہوتا ہے، اس لیے اس میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا۔ نارملی آف شور ریگ سمندر کی تہہ سے کئی ہزار فٹ نیچے سے گیس اور آئل کو پمپ کرتی ہیں، ان کو پروسیس کرتی ہیں اور پھر کمپریسر پمپ کی مدد سے ان کو ریگ سے باہر پائپ لائن کے ذریعے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کروڈ آئل، نیچرل گیس اور LPG کی، جو کہ انتہائی جلدی آگ کو پکڑ لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے سارے پروسیس میں کئی سیفٹی والو بھی لگے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے کوئی پمپ خراب ہوتا ہے تو زمین سے نکلنے والی خطرناک گیس کا والو آٹومیٹک بند ہو جائے۔ پائپر الفا کی پروڈکشن ڈیک پمپ اے گیس کو کمپریس کر رہا تھا، جبکہ پمپ بی بند پڑا ہوا تھا کیونکہ اس کا کام پمپ اے کو بیک اپ دینے کا تھا۔ اب نارملی ایک پمپ کئی دن تک چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریسٹ دے کر دوسرے پمپ کو چلایا جاتا ہے، یا اگر خراب ہو جائے تو دوسرے پمپ سے کام چلایا جاتا ہے۔ دوپہر کے 12 بجے مینٹیننس ورکر پمپ بی کے سیفٹی والو کو کھولنے میں مصروف تھے، کیونکہ اس پمپ کی مرمت کے لیے وہ اجازت نامہ حاصل کر چکے تھے، لیکن شام کے 6 بج چکے تھے، لیکن پمپ بی کے سیفٹی والو کی مرمت مکمل نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے ورکر نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا تھا، اور اس میں کوئی خطرے کی بات نہ تھی، کیونکہ پمپ اے اپنا کام کر رہا تھا، اور اگر رات گئے اس میں کوئی مسئلہ بھی ہوا تو گیس والو آٹومیٹک شٹ آف ہو جائے گا۔ صبح کی شفٹ ختم ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سارے ورکرز نے نائٹ شفٹ والوں کو چارج دے دیا۔ نائٹ کی شفٹ میں 62 ورکر کام کر رہے تھے، جبکہ باقی 164 ورکر لیونگ روم میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ نائٹ شفٹ کے ورکرز کے لیے بھی یہ ایک روٹین کا ورکنگ ڈے تھا، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب چیزوں نے بگڑنا شروع کر دیا تھا۔ رات 9:45 پر کنٹرول روم سٹاف کو ایک الارم شو ہونا شروع ہوا کہ پمپ اے ٹرپ ہو چکا ہے۔ یہ پمپ گیس کو 78 ایٹماسفیئر پر کمپریس کرتا تھا۔ یہ اتنا ہی پریشر ہے کہ جتنا گاڑی کے ٹائر میں ہوا کے پریشر کو 50 بار بھرا جائے۔ پمپ آپریٹر کی ٹیم پمپ اے کے پاس گئی اور اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ نارملی پمپ آسانی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ زمین کے نیچے سے گیس مسلسل پائپ میں جمع ہوتی جا رہی تھی، اور اگلے آدھے گھنٹے تک پمپ نہ چلا تو گیس والو بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پوری ریگ کا پروڈکشن پروسیس بھی۔ بے شک یہ اتنا خطرناک تو نہیں تھا، لیکن ورکرز ریگ کے شٹ ڈاؤن کو ہر قیمت پر روکنا چاہتے تھے۔ آپریٹر کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ بیک اپ پمپ یعنی پمپ بی کو سٹارٹ کیا جائے۔ لہذا وہ کنٹرول روم گئے اور مینٹیننس شیٹ میں دیکھا تو معلوم پڑا کہ صبح کی شفٹ والوں نے پمپ بی پر ابھی تک کام سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر پمپ بی کو آن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پمپ بی کو سٹارٹ کرتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن اس کے 10 منٹ بعد 9:55 پر کنٹرول پینل پر کئی اور الارم بجنا شروع ہو گئے، اور یہ کوئی وارننگ الارم نہیں تھے بلکہ یہ گیس لیکیج الارم تھے۔ یعنی یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ریگ میں کہیں نہ کہیں گیس لیک ہو رہی ہے۔ ابھی کنٹرول روم کا سٹاف کچھ اور کرتا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نیلے رنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک مرمتی جہاز کے کپتان نے یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ریگ میں پہلے نیلے رنگ کا ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے نے تو پوری ریگ میں ہلچل ہی مچا دی تھی۔ کچھ ورکرز نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تو کچھ نے SOP کو فالو کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے آنے کا انتظار کیا۔ اتنے میں ریگ کا تمام آٹومیٹک سیفٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا، جس نے جنریٹرز، پمپس اور کمپریسر سب کو بند کر دیا۔ وہ جہاں 24 گھنٹے شور و شرابہ رہتا ہے، وہاں اب خوفناک خاموشی چھا گئی ہے۔ لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 10:20 پر ریگ پر دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ اب دھوئیں اور بھڑکتی آگ کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ریسکیو کا سوال ہی نہیں تھا۔ پاس موجود شپس جو انڈر واٹر پائپ لائنز انسٹال کر رہی تھی،
वहाँ से ये पूरा मंजर देखा भी गया और उसको रिकॉर्ड भी किया गया। अब ये खबर जंगल के आग की तरफ फैल चुकी थी। यूरोप समेत दुनिया के न्यूज़ चैनल इस हादसे को रिपोर्ट करने लगे। अभी आग बुझाने के लिए कुछ और किया जाता कि तीसरे धमाके ने पूरे पाइपर अल्फा को हिला कर रख दिया, जिसके नतीजे में प्रोडक्शन मॉड्यूल्स और रहायशी क्वार्टर समंदर बुर्द हो गए। वो दिन जो एक रूटीन वर्किंग दिन था, अब वो तारीख का एक अफसोसनाक दिन बनने जा रहा था। पाइपर अल्फा के हादसे में 167 वर्कर जान से गए और 59 वर्कर इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। पहले धमाके से लेकर तीसरे धमाके तक पाइपर अल्फा को तबाह होने में पूरा 1.5 घंटा लगा और इस खबर ने सबसे बड़ा धचका ऑयल इंडस्ट्री को दिया। दूसरी रिग पर काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी मुलाजमतों से इस्तीफे देने शुरू कर दिए और कई ऑयल प्लेटफॉर्म को सेफ्टी चेकअप के नाम पर बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिर इतनी एडवांस और इतनी प्रोडक्टिव रिग कैसे तबाह हुई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको इस मामले की तह तक जाना था, लेकिन उनके पास फोटोग्राफिक शवाहिद और चंद चश्मदीद गवाहों के सिवा कुछ ना था। पहले तो किसी को इस हादसे की असल वजह मालूम ना पड़ी, लेकिन 3 महीनों के बाद जब रिग का मलबा समंदर की तह से निकाला गया तो उसमें एक कागज का एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसने सारी हकीकत खोलकर बयान कर दी। हादसे के दिन सुबह 7:45 पर जब मेंटेनेंस टीम ने पंप बी की मेंटेनेंस की परमिशन मांगी थी, तभी उन्होंने पंप बी के सेफ्टी वाल को भी मेंटेन करने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट पर परमिशन मांगी थी और इन्वेस्टिगेशन टीम को यही डॉक्यूमेंट मिला था। नाइट शिफ्ट वालों ने पंप बी को ऑन करने से पहले ये तो देखा कि पंप बी पर मेंटेनेंस स्टार्ट ही नहीं की गई, लेकिन उन्होंने दूसरे ही बॉक्स में पड़े पंप बी के सेफ्टी वाल को रिमूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं देखा था, जिसको असल में डे शिफ्ट वाले वर्कर पहले ही रिमूव कर चुके थे। पंप और सेफ्टी वाल अलग अलग कमरों में मौजूद होते हैं, इसी वजह से किसी ने भी ये नोटिस नहीं दिया कि पंप बी का सेफ्टी वाल मौजूद ही नहीं है। पंप बी का सेफ्टी वाल न होने की वजह से इसमें गैस लीक हुई और 10 मिनट के अंदर ही गैस मॉड्यूल की फायर वाल फाड़ कर बाहर निकल गई और अचानक उसमें आग भड़क उठी। मॉड्यूल से भड़कने वाली आग जल्दी मॉड्यूल बी तक पहुंच गई, जहां हजारों टन क्रूड ऑयल सिलेंडर में मौजूद था। इस क्रूड ऑयल को आग लगने से दूसरा धमाका हुआ, जिसने एलपीजी की गैस लाइन को डैमेज किया और एलपीजी गैस पाइपलाइन तबाह होने से तीसरा धमाका हुआ। अगर आपको इस धमाके की नोईद का अंदाज़ा लगाना हो तो बस ये जान लें कि पाइपर अल्फा में जिस वक्त आग लगी उस वक्त पाइपर अल्फा में इतनी गैस मौजूद थी कि जिससे पूरे पंजाब की डोमेस्टिक गैस की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता था। इस एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ कंपनी को 2 अरब अमेरिकन डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि कई कीमती जानें भी इस हादसे में ज़ाया हो गईं। आज भी स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में इन वर्कर की याद में एक स्ट्रक्चर पार्क मौजूद है, जहां इनकी फैमिलीज रेगुलर जाती हैं। उम्मीद है आप लोग नेक्स्ट स्टेशन की इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।